आर्य एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास पर चर्चा करेंगे। ये भारतीय इतिहास का पहला लेक्चर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भारतीय इतिहास का जो वेटेज है वो चाहे सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या व्यापम आदि की परीक्षाओं में लगातार जो है इतिहास से प्रश्नों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम भारतीय इतिहास पर क्या करेंगे, हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये इतिहास का आज का पहला लेक्चर है और यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप पूरे इतिहास को क्या करेंगे, ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम आज भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में सबसे पहले ये समझने का हम प्रयास करते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इतिहास का अर्थ क्या होता है, अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे समझें तो इतिहास का अर्थ होता है जो बीत चुका है या भूतकाल की घटनाएं क्या कहलाती हैं, इतिहास कहलाती हैं। पर ये सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। किंतु अगर हम इतिहास की परिभाषा देखें तो इतिहास की परिभाषा होती है निरंतरता में परिवर्तन खोजने का नाम क्या है, इतिहास है। कंटिन्यूटी विथ चेंज, निरंतरता में परिवर्तन खोजने का नाम क्या है, इतिहास है। यहाँ पर दो शब्दों पर गौर करना पड़ेगा आपको, एक है निरंतरता और एक है आपका क्या, परिवर्तन। निरंतरता जो है किसको दिखाता है, वो दिखाता है समय को, कि समय हमेशा क्या है, निरंतर क्या है, गतिमान है, हमेशा समय क्या है, चलता रहता है। अब परिवर्तन जो है इतिहास में ये बताता है कि परिवर्तन कैसा है, हमेशा रहने वाला, हमेशा स्थायी रहने वाला क्या है, स्थायी रहने वाली घटना है, वो है आपके परिवर्तन। तो परिवर्तन हमेशा आपका होगा ही, परिवर्तन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो जब हम समय के साथ साथ बदलावों को, परिवर्तन का भी अगर हम क्या करने लगे, अध्ययन करने लगे, तो वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इतिहास उन व्यक्तियों, घटनाओं, स्थानों आदि का अध्ययन है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भविष्य को क्या करता है, बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तो इतिहास से हमें क्या मिलती है, सीख मिलती है। जो घटनाएं भूतकाल में घटित हो चुकी हैं उन घटनाओं से हम क्या ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। वर्तमान समय में हम क्या कर सकते हैं, अगर उस भूतकाल में कोई ऐसी घटनाएं, जो घटनाएं क्या हैं, अच्छी घटनाएं थी, तो उनका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, वर्तमान समय में कर सकते हैं। अगर जो है भूतकाल में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई थी, जो घटनाएं क्या थी, जो घटनाएं बुरी थी, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, उनसे हम सीख ले सकते हैं कि हम ऐसा काम न करें कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा फिर से क्या हों, घटित हों। तो इस तरह से इतिहास हमें क्या देता है, सीख देता है। यहाँ से हमने इतना जाना कि इतिहास हमें क्या सिखाता है कि इस संसार में जो हमेशा रहने वाला चीज़ है, जो हमेशा होने वाला चीज़ है, वो क्या है, आपका परिवर्तन। तो समय के साथ हम अगर क्या करें, परिवर्तन का भी अध्ययन करें, तो वो क्या कहलाता है, वो इतिहास कहलाता है। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं इतिहास के आयामों पर चर्चा करते हैं। अगर हम इतिहास के आयाम पर चर्चा करें तो इतिहास के बहुत सारे आयाम हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजनैतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और हम कह सकते हैं क्या, कलात्मक इतिहास। क्लियर है। तो अगर हम बात करें राजनैतिक इतिहास की, इतिहास के आयाम, तो इतिहास के आयामों की बात करें तो हम पहला कह सकते हैं क्या, पॉलिटिकल हिस्ट्री, राजनैतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, सोशल हिस्ट्री, और वास्तु या फिर क्या, कलात्मक इतिहास। अगर हम बात करें राजनैतिक इतिहास की बात करें तो राजनैतिक इतिहास के अंतर्गत हम राजाओं, राजवंशों, साम्राज्यों, उस राजवंश में प्रशासनिक व्यवस्था का, राजनैतिक व्यवस्था का, इन सभी का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो राजाओं की और राजवंशों की वंशावलियाँ, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कूटनीतिक, उस समय कौन से डिप्लोमेट चलते थे, तो इन सब का अगर हम अध्ययन करें तो वो क्या कहलाता है, आपका राजनैतिक इतिहास। तो वहीं अगर हम आर्थिक इतिहास की बात करें तो आर्थिक इतिहास के अंतर्गत हम उस काल के व्यापार और वाणिज्य की चर्चा कर सकते हैं, या व्यापार और वाणिज्य के बारे में अगर हम क्या करें, पढ़ें, तो क्या है, आपका आर्थिक इतिहास है। उस काल की कृषि व्यवस्था के बारे में पढ़ें, उस काल में लोगों के आय का मुख्य स्रोत क्या था, इसे जानने का प्रयास करें, तो वो क्या कहलाता है, आपका आर्थिक इतिहास। सामाजिक इतिहास की अगर हम बात करें तो सामाजिक इतिहास के अंतर्गत
जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उस समय जो समाज था वो समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, उस समय विभिन्न प्रथाएं प्रचलित थी कि नहीं थी, कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी उस समय, तो इन सब का अगर हम अध्ययन करें, साथ ही धर्म इत्यादि का अध्ययन करें, देवी देवताओं का अध्ययन करें कि उस समय कौन सी देवी देवताओं की पूजा उस समय के लोगों के द्वारा की जाती थी, इनका अध्ययन करें तो वो क्या कहलाता है, आपका सामाजिक इतिहास कहलाता है। कलात्मक इतिहास की बात करें तो कलात्मक इतिहास के अंतर्गत हम उस काल की वास्तुकला का अध्ययन करते हैं। वास्तुकला कहने का मतलब क्या हो जाएगा, उस काल में जो भी भवन निर्माण किए गए, जो महल बनाए गए, जो मंदिर बनाए गए, जो मस्जिद बनाए गए, इसके अलावा उस काल में जो साहित्य रचनाएं लिखी गई, इन सब पर भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका कलात्मक इतिहास कहलाता है। तो इन सब पर हम जब इतिहास में पढ़ते जाएंगे आगे, तो इतिहास के इन सारे आयामों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करते हुए क्या करेंगे, सभी इतिहास को पढ़ते चलेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम। अगला होता है इतिहास के आयाम के बाद, वो होता है इतिहास को जानने का स्रोत। तो देखिए इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं। पहला होता है आपका पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक साक्ष्य। देखिए पुरातात्विक स्रोत या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहने का मतलब क्या होगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मतलब खुदाई से जो भी अवशेष मिलेंगे, उन अवशेषों का अध्ययन करके अगर हम क्या करें, उस काल के बारे में जानने का प्रयास करें, उस काल के इतिहास को जानने का प्रयास करें, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर क्या आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत। जैसे खुदाई से औजार मिले या फिर कोई बस्ती मिले या मृदभान या फिर मिट्टी के बर्तन मिले, तो उनके आधार पर हम अगर क्या करें, उस इतिहास को जानने का प्रयास करें, तो क्या कहलाएगा, आपका पुरातात्विक स्रोत। तो वहीं साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब क्या होगा, साहित्यिक स्रोत से तात्पर्य यह है कि उस काल में जो रचनाएं लिखी गई, उस काल में जो किताबें लिखी गई, उन किताबों के माध्यम से अगर हम क्या करें, उन किताबों को पढ़कर अगर हम उस काल के बारे में, उस काल के इतिहास को जानने का प्रयास करें, तो क्या कहलाता है आपका ये आपका साहित्यिक स्रोत के द्वारा साहित्यिक स्रोत कहलाता है। ये क्लियर है। अब देखिए आपने यहाँ पर इतिहास को जानने के दो स्रोत पढ़ लिए। अब इन दो स्रोतों के आधार पर इतिहास को जो है तीन भागों में बांटा जाता है। इन दो इतिहास को जानने के स्रोत के आधार पर क्या कर सकते हैं, इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। हालांकि आपने देखा होगा पठन पाठन के दृष्टिकोण से इतिहास को हम काल के आधार पर भी बांटते हैं। तो काल के आधार पर आपने देखा होगा तीन काल होते हैं हमारे पास इतिहास में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, इतिहास को जानने के स्रोत के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, इतिहास का वर्गीकरण कर रहे हैं। इतिहास को जानने के स्रोत के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। इतिहास को जानने के स्रोत के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज। अब देखिए प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, प्राक ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिस काल को जानने का स्रोत केवल और केवल क्या हो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या पुरातात्विक साक्ष्य या खुदाई से मिले हुए अवशेष हों। तो जिस काल को जानने का स्रोत केवल क्या हो, खुदाई से मिले अवशेष हो, मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य हो, क्या कहलाता है, आपका प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्राक ऐतिहासिक काल में लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था, इसलिए इस काल में कोई भी रचनाएं नहीं लिखी गई, इसलिए इस काल में क्या है, इस काल को जानने का स्रोत साहित्यिक स्रोत नहीं है। तो इस काल को जानने का स्रोत केवल एक है, वो है क्या, आपका पुरातात्विक साक्ष्य। इस काल का उदाहरण क्या हो जाएगा, इस काल का एग्जाम्पल होगा पाषाण काल, लिथिक एज, पाषाण काल। आगे देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इस काल को जानने का स्रोत क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी है। इस काल को जानने का जो स्रोत है वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ साथ क्या है, साहित्यिक स्रोत भी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन शैली का विकास तो हो चुका है, इस काल में चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन अभी तक जो चीज़ें लिखी गई हैं इन्हें इंसानों द्वारा पढ़ा नहीं गया है।
तो ये इंसानों के लिए पठनीय नहीं है, इन पर अभी भी क्या है, शोध कार्य चल रहे हैं। तो इस काल को जानने का स्रोत हालांकि क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी है, क्योंकि इस काल में लेखन शैली का विकास हो चुका है। लेकिन इस काल में जो लेखन शैली है वो लेखन शैली आज तक मानव के द्वारा पढ़ी नहीं गई है। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? चलिए आगे देखिए इसमें आप लोग। अगला होता है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को जानने का स्रोत जो है क्या है आपका, ये पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ क्या है, साहित्यिक स्रोत भी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो साहित्य रचनाएं, जो कृतियाँ लिखी गई हैं वो कैसे हैं, वो इंसानों के द्वारा पढ़ा जा चुका है। तो इन दोनों कालों में डिफरेंस क्या हो रहा है, आज भी ऐतिहासिक काल में भी इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, पुरातात्विक के साथ साथ क्या है, साहित्यिक स्रोत तो है। लेकिन यहाँ पर जो लेखन शैली है आज भी ऐतिहासिक काल की, उसे आज तक इंसानों द्वारा पढ़ा नहीं गया है। लेकिन ऐतिहासिक काल की जो लेखन शैली है वो इंसानों द्वारा कैसी है, पठनीय है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वैदिक काल से लेकर के अब तक का इतिहास, वैदिक काल से लेकर के अब तक। आप समझ सकते हैं वेद इत्यादि कैसे हैं, इंसानों द्वारा पढ़े जा चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इतिहास का क्या हो जाएगा, वर्गीकरण किसके आधार पर, इतिहास को जानने के स्रोत के आधार पर। अब देखिए इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं किस पर, हम प्राक ऐतिहासिक काल पर। तो हम देखते हैं क्या, प्राक ऐतिहासिक काल पर चर्चा करते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को जानने का स्रोत क्या है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य, खुदाई से मिले हुए जो भी अवशेष हैं, जो औजार वगैरह हैं, उनके माध्यम से इस काल को हम जान सकते हैं। और प्राक ऐतिहासिक काल का जो उदाहरण है वो क्या है आपका, पाषाण काल। इसलिए प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण युग भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में केवल पत्थर के औजार ही क्या मिले हमें, अवशेष के रूप में मिले हैं। चलिए तो हम चर्चा करते हैं सबसे पहले क्या, प्राक ऐतिहासिक काल के उदाहरण पाषाण युग पर या फिर पाषाण काल पर। पाषाण काल। अब देखिए ये पाषाण काल है, इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है पुरापाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नवपाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। लिथिक मतलब होता है पत्थर, तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। क्लियर है? अब देखिए पुरापाषाण काल के अगर हम कालक्रम की बात करें तो पुरापाषाण काल का जो कालक्रम है वो आपका है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 5 लाख BC से 10,000 BC तक। मध्य पाषाण काल की बात करें तो ये चलता है आपका 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक। और नवपाषाण काल की बात करें तो ये चलता है आपका 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। देखिए यहाँ पर जो इतिहास का जो हम कालक्रम बता रहे हैं, इतिहास के कालक्रम को हम क्या करते हैं, इसको जानने का जो है हमारा कैलेंडर होता है, तो हम जो यूज़ करते हैं क्या है, एक होता है आपका रोमन कैलेंडर, जिसमें आपके जनवरी फरवरी के जो महीने होते हैं आपके, तो ये रोमन कैलेंडर जो होता है ये होता है ईसाई संवत पर क्या होता है, आधारित होता है ईसाई संवत पर। ईसाई संवत कहने का मतलब ये है कि इसमें हम ईसा मसीह के जन्म को क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ईसा मसीह के जन्म कब हुआ था, 000 में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के अगर हम पहले की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व या फिर ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। अगर हम ईसा मसीह के जन्म के बाद के कालक्रम की गणना करेंगे तो क्या कहलाएगा, ईसा पश्चात, ईस्वी या फिर क्या एडी, एन्ना डोमिनी एडी। तो BC और AD, तो ईसा पूर्व और ईस्वी, ये समझ में आ जाएगा आपको। तो आप ऊपर जाते जाएंगे तो जितना ऊपर जाएंगे क्या होगा, कालक्रम उतना पुराना होता जाएगा, और इसमें जितना नीचे आते जाएंगे वो कालक्रम क्या होगा, वर्तमान की ओर क्या है आपको अग्रसर दिखाना प्रारंभ करेगा वो। इसके अलावा एक और होता है, एक हिंदू पंचांग भी होता है, हिंदू कैलेंडर होता है, जो किस पर बेस्ड होता है, वो शक संवत पर बेस्ड होता है। और शक संवत चालू हुआ था कब आपका 78 AD में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद।
तो ये कहता है आपको जो चैत्र वैशाख वाला है वो किस पर बेस्ड होता है, वो शक संवत पर बेस्ड होता है। तो हिंदू कैलेंडर जो होता है किस पर बेस्ड होता है, वो शक संवत पर बेस्ड होता है। और जो रोमन कैलेंडर किस पर बेस्ड होता है, वो ईसाई संवत पर क्या होता है, बेस्ड होता है। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि एडी और बीसी इसकी गणना हम किस प्रकार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने कालक्रम दिखा दिया आपको, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का। क्लियर है। अब देखिए यहाँ जो पुरापाषाण काल होता है इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल। देखिए मध्य यहाँ भी है, लेकिन ये मध्य पाषाण काल का एग्जाम्पल है। ये पुरापाषाण काल के अंदर क्या आ रहा है आपका, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और एक होता है क्या आपका उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, तो निम्न, मध्य और उच्च। देखिए अगर हम इनके कालक्रम की बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल का कालक्रम चला है आपका 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। तो वहीं मध्य पुरापाषाण काल का कालक्रम क्या होगा आपका 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पुरापाषाण काल का कालक्रम है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ये इनका कालक्रम हो जाएगा। 5 लाख से 50,000, 50,000 से 40,000 बीसी, और 40,000 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक 10,000 ईसा पूर्व तक क्या चलता है आपका उच्च पुरापाषाण काल चलता है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हम कि निम्न पुरापाषाण काल की विशेषताएं क्या होंगी। तो देखते हैं इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। निम्न पुरापाषाण काल की विशेषताएं। तो देखिए अगर हम बात करें निम्न पुरापाषाण काल की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ से मानव जीवन की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। तो इसकी पहली विशेषता ये होगी कि यहाँ से क्या हुई, मानव जीवन की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, या मानव जीवन का विकास क्या हुआ, यहाँ से प्रारंभ हुआ। यहाँ मानव क्या है, अभी वर्तमान हम जिस मानव को देखते हैं वो मानव हम सब कैसे हैं, होमो सेपियंस हैं। तो उस समय मानव होमो सेपियंस नहीं था, बल्कि क्या था, होमो इरेक्टस था। पहली विशेषता यहाँ पर क्या होगी, होमो इरेक्टस मानव की उत्पत्ति। होमो इरेक्टस मानव की उत्पत्ति। तो होमो इरेक्टस मानव कहने का मतलब क्या होगा, उस समय मानव क्या था, वर्तमान मानव से कैसा है, अलग था वो। क्योंकि उस समय मानव थोड़ा झुककर चला करता था, मानव के शरीर में बहुत सारे बाल हुआ करते थे, और तथाकथित मानव की पूंछ भी हुआ करती थी। तो ये मानव क्या था आपका, होमो इरेक्टस मानव था। तो निम्न पुरापाषाण काल की पहली विशेषता क्या होगी, होमो इरेक्टस मानव की क्या उत्पत्ति। ये क्या है, पहली विशेषता है किसकी, निम्न पुरापाषाण काल की। अगला अगर हम देखें निम्न पुरापाषाण काल के औजारों की बात करें, निम्न पुरापाषाण काल में जो औजार मिले हैं ये औजार क्वार्टजाइट के बने हुए औजार हैं। निम्न पुरापाषाण काल में जो औजार हमको मिले हैं वो औजार किसके मिले हैं, वो क्वार्टजाइट के बने हुए क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। और इन औजारों में मुख्य रूप से किस प्रकार के औजार मिले हैं, तो इसमें क्वार्टजाइट के बने हुए औजार मिले हैं, और मुख्य रूप से जो है खंदक, विदरणी, हस्त कुठार, इस प्रकार के औजार मिले हैं। खंदक कहने का मतलब क्या है, खोदने वाले औजार, डिगर। विदरणी कहने का मतलब क्या है, कटर, काटने वाले औजार। और हस्त कुठार कहने का मतलब क्या होगा आपका, कि कुछ चीज़ों को पीटने वाले औजार या फिर हथौड़ा इत्यादि, इनसे आप कंपेयर कर सकते हैं उसको। तो हस्त कुठार, विदरणी और खंदक, इनको आप याद रख सकते हैं। हस्त कुठार, विदरणी और खंदक, इस प्रकार के औजार यहाँ पर मिले हैं। कहाँ पर, आपके निम्न पुरापाषाण काल में। बन जाएगा यहाँ तक। इसलिए देखिए क्योंकि यहाँ पर जो औजारों की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो काटने वाली, पीटने वाली, छिलने वाली, इस टाइप की आपकी, मतलब खोदने वाली। इसलिए इसको क्या कहा गया है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि निम्न पुरापाषाण काल को चॉपर चॉपिंग कल्चर की संज्ञा दी जाती है। चॉपर चॉपिंग, निम्न पुरापाषाण काल क्या कहा जाता है, चॉपर चॉपिंग संस्कृति या फिर चॉपर चॉपिंग युग की संज्ञा दी जाती है। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि चॉपर चॉपिंग युग किसको कहा जाता है, तो निम्न पुरापाषाण काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें औजारों की प्रकृति कैसी है, इसी प्रकार की है। चॉप करने वाली मतलब क्या, काटने वाली, छिलने वाली, इस प्रकार की है। इसलिए क्या कह रहे हैं, इसको हम चॉपर चॉपिंग युग कह रहे हैं। बन जाएगा यहाँ तक। अगला देखिए आप लोग, मध्य पुरापाषाण काल।
अगला है आपका मध्यपुरा पाषाण काल। देखिए मध्यपुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, इस काल में जो मानव था वो मानव होमो इरेक्टस से क्या बन गया, होमो सेपियंस। तो पहली विशेषता क्या होगी, मानव क्या बन गया, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस से क्या बन गया, मानव होमो सेपियंस बन गया। दूसरी विशेषता देखिए, अगर इस काल के हम औजारों की बात करें, इस काल में जो औजार थे वो जैस्पर और चर्ट के औजार बनाए जाते थे। जैसे इस काल में क्या थे, क्वार्ट्जाइट के औजार बन रहे थे, वैसे यहाँ पर किसके बन रहे हैं, जैस्पर और चर्ट के औजार बन रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से खंदक जैसे औजारों की प्रधानता थी। खंदक कहने का मतलब क्या, खोदने वाले औजार क्या है, ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इस काल की विशेषता क्या होगी, जो मुख्य विशेषता है वो है क्या, मानव होमो इरेक्टस से क्या बन गया, होमो सेपियंस बन गया। अगला देखिए उच्च पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, तो उच्च पुरा पाषाण काल में प्रस्तर फलकों का निर्माण हुआ। प्रस्तर फलक, प्रस्तर मतलब क्या, पत्थर। तो प्रस्तर फलकों का निर्माण हुआ कहने का मतलब क्या होगा, प्रस्तर फलक कहने का मतलब होता है कि पत्थरों को तराश कर क्या करने लगे हम, औजार बनाने लगे। तो पत्थरों को जब तराश कर औजार बनाया जाने लगा तो क्या कहा गया, प्रस्तर फलकों का निर्माण हुआ। इसलिए एक इतिहासकार हुए, उनका नाम है क्या, HD सांकल्या। HD सांकल्या, इन्होंने क्या कहा है, इसको फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। फलक संस्कृति। HD सांकल्या ने उच्च पुरा पाषाण काल को क्या कहा है, फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। चलिए, तो ये क्या था आपका उच्च पुरा पाषाण काल में कहीं कहीं पर क्या है, हाथी दांत के औजार भी हमको देखने को मिले हैं। अगर हम औजारों की बात करें तो औजार किसके मिले हैं, यहाँ पर हाथी दांत के औजार भी देखने को हमको यहाँ पर मिले हैं। चलिए, इस तरह से क्या होगा, ये पुरा पाषाण काल की क्या होगी, ये पुरा पाषाण काल के अंदर आने वाले जो हमने क्या किया, इसको जो वर्गीकरण किया है निम्न मध्य उच्च में। तो निम्न की विशेषता क्या थी, जो मुख्य विशेषता थी, जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि यहाँ पर होमो इरेक्टस मानव की उत्पत्ति हुई। और दूसरी विशेषता क्या पूछ सकता है कि इसे चॉपर चॉपिंग युग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर औजार कैसे मिले हैं, खंदक, विदरणी, हस्त कुठार, जिनकी प्रकृति क्या है, चॉप करने वाली है, तो इसे चॉपर चॉपिंग कल्चर भी या फिर चॉपर चॉपिंग युग भी कहा जाता है। मध्य पुरा पाषाण काल की विशेषता क्या होगी, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, जो मानव होमो इरेक्टस था वो मानव क्या बन गया, वो होमो सेपियंस में बदल गया। उच्च पुरा पाषाण काल की विशेषता क्या होगी, इसमें प्रस्तर फलकों का निर्माण हुआ। जो औजार थे उनको क्या है, वो तराश कर क्या करने लगे, हम काट कर छील कर हम क्या करने लगे, बनाने लगे। तो इसको HD सांकल्या जो एक इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा है, इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। तो एग्जाम अगर पूछता है कि फलक संस्कृति की संज्ञा किस काल को दी गई है, तो किसको दिया गया है, उच्च पुरा पाषाण काल को दिया गया। किसने दिया है, तो HD सांकल्या ने दिया है। तो बन जाएगा आपका यहाँ तक। अब हम देखते हैं पुरा पाषाण कालीन मानव जीवन। पुरा पाषाण कालीन मानव जीवन, तो अभी आपका जो था वर्गीकरण खत्म हो चुका है, कौन सा आपका, पुरा पाषाण काल का। अब हम चर्चा करेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब हम पाषाण काल पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए, तो पुरा पाषाण कालीन मानव जीवन पर चर्चा करते हैं कि इस काल में मानव का जीवन किस प्रकार था, इस काल में मानव अपना जीवन यापन कैसे करता था। क्योंकि ये क्या था, ये मानव के विकास का प्रारंभिक काल था, यहीं से मानव की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो मानव का जीवन पूर्ण रूपेण क्या था, प्राकृतिक था। मानव का जीवन पूर्ण रूपेण क्या था, प्राकृतिक। मानव पूर्ण रूप से किस पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। मनुष्य क्या था, खाना बदोश था। मनुष्य खाद्य संग्राहक था। मानव क्या था, शिकारी था। तो मानव कंदमूल और कच्चे मांस के माध्यम से क्या करता था, ये अपना भोजन चलाता था। तो इस काल में जो है खाने के लिए मनुष्य के पास क्या था, कच्चे मांस और क्या थे, जंगलों से मिलने वाले कंदमूल थे। इस काल में मानव का जीवन पूर्ण रूपेण क्या था, प्राकृतिक था। क्योंकि ये मानव जीवन के, मानव के इतिहास में या फिर मानव संस्कृति की क्या है, यहाँ से मानव का विकास कहाँ से हो रहा है आपका, तो मानव का विकास जो है पुरा पाषाण काल से मानव की उत्पत्ति हमको देखने को मिल रही है। इसलिए यहाँ पर मानव का जीवन पूर्ण रूपेण क्या था, प्राकृतिक था। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर मानव क्या था, खाद्य संग्राहक, खाना बदोश।
खाना बदोश मतलब खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता था वो, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। किस काल में? पुरापाषाण काल में। तो पुरापाषाण काल में मानव जीवन की अगर हम विशेषता देखें तो क्या होगा कि मानव क्या था? पूर्ण रूपेण प्राकृतिक था। मानव जो है प्रकृति पर क्या था? निर्भर था। जंगलों से मिलने वाले कंदमूल और शिकार से मिलने वाला क्या? कच्चा मांस, इनका क्या था? भोजन था। मनुष्य खाना बदोश था, स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करता था, स्थायी निवास नहीं था उसके पास। तो मानव खाद्य संग्राहक था, भोजन इकट्ठा भी करता था वो, क्लियर है। तो ये मानव जीवन की क्या होगी? विशेषता होगी। किसमें? आपकी पुरापाषाण काल में। चलिए अगला देखते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को इतिहास का संक्रमण काल भी कहा जाता है। इतिहास का संक्रमण काल। अब देखिए संक्रमण काल क्यों कह रहे हैं, ट्रांजिएंट फेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से मानव जीवन क्या होगा? व्यवस्थित होने की ओर क्या होगा? अग्रसर होगा। तो मानव जीवन में हमको बहुत सारे विकास यहाँ पर क्या है? लगातार हमको देखने को मिलेंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं इसको? इसे हम इतिहास का संक्रमण काल भी कह रहे हैं। क्लियर है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर विशेषता क्या होगी। मध्य पाषाण काल के आते आते जो औजार थे, उन औजारों का जो साइज था वो क्या हो गया? बहुत छोटा होने लगा। औजार क्या बनने लगे? नुकीले बनने लगे। तो औजार पहले क्या थे? नुकीले हुआ नहीं करते थे। तो अब यहाँ पर मध्य पाषाण काल के आते आते औजारों का साइज बहुत छोटा हो गया, जिनको हैंडल करने में क्या था? बहुत आसानी होती थी किसको? उस समय के मानव को। और साथ ही औजार क्या थे? ज़्यादा चोट पहुँचाने वाले थे, ज़्यादा नुकीले औजार बनने प्रारंभ हो गए। किसमें? आपके मध्य पाषाण काल में। क्लियर है। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो क्या थी? आग की खोज। वो थी आग की खोज। तो मध्य पाषाण काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्या थी? वो आग की खोज। आग की खोज होने के बाद मनुष्य क्या करने लगा? प्रकृति को भी चुनौती देने लगा, प्रकृति को चैलेंज करने लगा। क्योंकि अभी भी मानव पूर्ण रूप में क्या प्राकृतिक ही है, लेकिन क्या नहीं कर रहा था कि ये पूरा पाषाण काल में मनुष्य प्रकृति को चैलेंज नहीं कर रहा, चुनौती नहीं दे रहा था। लेकिन अब क्या करने लगा? आग की खोज होने के बाद मनुष्य प्रकृति से भी क्या करने लगा? लड़ने लगा। कैसे लड़ रहा है देखिए अब, क्योंकि मानव क्या करने लगा? इस आग को जलाकर, इस आग के माध्यम से अपने लिए जंगलों को जलाने लगा और अपने लिए रास्ता बनाने लगा। तो जंगलों को जलाना और अपने रास्ता बनाना ये किसको दिखाता है कि मानव क्या कर रहा है? मानव और प्रकृति को भी क्या कर रहा है? चैलेंज करने लगा है। तो यहाँ से आग की खोज हुई, ये सबसे बड़ी क्या थी? मध्य पाषाण काल की उपलब्धि थी। इस काल में भी मानव का जीवन यथावत बना रहा। मनुष्य क्या कर रहा है? वही क्या कर रहा है? शिकारी बना हुआ है, खाद्य संग्राहक बना हुआ है और खाना बदोश बना हुआ है। तो मनुष्य के जीवन की प्रकृति वही बनी रही, लेकिन इस काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्या थी? वो आग की खोज थी। और साथ ही कहीं कहीं पर हमको क्या है? पशुपालन के भी प्रमाण जो है देखने को मिल जाते हैं। तो पशुपालन का प्रारंभिक ज्ञान किस काल से मानव को आया? तो पशुपालन का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो आपका आया है मध्य पाषाण काल से। आगे देखते हैं नवपाषाण काल। अब देखिए ऐसा कहा जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व के बाद हिम युग की क्या हो गई? समाप्ति हो गई। हिम युग मतलब पहले क्या था? जो प्रकृति का जो वातावरण, जो हमारे पृथ्वी का जो वातावरण था वो अभी के जो हमारा जो वातावरण है उस समान नहीं था। उस समय पूरा हिम युग था, पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका हुआ था और उस समय जो जलवायु थी वो मानव जीवन के जीने के अनुकूल नहीं थी वो। लेकिन 10,000 ईसा पूर्व के बाद ऐसा कहा जाता है कि हिम युग की समाप्ति हो गई और नवपाषाण काल के आते आते जो जलवायु थी वो मानव के जीने योग्य बन चुकी थी। यहाँ पर जो बदलाव हमको देखने को मिला वो क्या है कि जलवायु अब कैसा हो चुका है? कुछ हद तक अभी के समान जलवायु वहाँ पर बन चुका था। कहाँ पर? नवपाषाण काल में। क्लियर है। चलिए देखिए इस काल की अगर हम विशेषताएं या फिर उपलब्धियों की बात करें, सबसे बड़ी उपलब्धि या फिर विशेषता क्या थी? इस काल में क्या हुआ? कृषि की खोज हुई। इस काल में कृषि की क्या हुई? खोज। दूसरी क्या होगी? यहाँ पर मनुष्य क्या करने लगा? मनुष्य स्थायी निवास की ओर मनुष्य ने क्या कर लिया? अब कृषि करना है तो कृषि एक जगह करेगा ये, तो मनुष्य क्या करने लगा? एक जगह घर बनाकर रहने लगा। तीसरी विशेषता क्या होगी? इस काल में पहिए का भी क्या हुआ? आविष्कार हुआ। पहिए की खोज हुई। इस काल में पहिए की क्या हुई? खोज हुई। पहिए की खोज करने के बाद मानव क्या करने लगा? इस पहिए को चाक के समान घुमाकर
मृदभांड बनाने लगा। मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो मृद भांडों का विकास इस काल की विशेषता होगी। मृद भांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो मृद भांडों का विकास ये इस काल की क्या होगी, विशेषता होगी। तो आप देख सकते हैं कि नवपाषाण काल के आते आते मानव में क्या हो रहा है, मानव का जीवन व्यवस्थित होते जा रहा है। मतलब मानव जीवन क्या हो चुका है, लगभग व्यवस्थित हो चुका है, क्योंकि मानव क्या अब खाना बदोश नहीं रहा। अब मानव क्या कर रहा है, कृषि कर रहा है, साथ ही पशुपालन भी कर रहा है, स्थायी निवास है उसका मानव का, पहिए की खोज हो चुकी है, और उस पहिए के माध्यम से क्या कर रहा है, वो मृदभांड या फिर क्या मिट्टी के बर्तन भी बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप इधर के कालों से आप कंपेयर करें नवपाषाण काल को, तो नवपाषाण काल में मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो परिवर्तन क्या है, मानव खाद्य संग्राहक, खाना बदोश, क्लियर है, मानव खाद्य संग्राहक और खाना बदोश से क्या हो चुका है, स्थायी जीवन जी रहा है। मानव क्या कर रहा है, कृषि और पशुपालक बन गया है, क्लियर है। अब मानव क्या कर रहा है, अब कृषि और पशुपालन के साथ साथ पशु का भी क्या करने लगा है, वो उपयोग करने लगा है। अब पहिए की खोज और मृदभांडों का विकास भी क्या होगा, इस काल की एक विशेषता होगी। तो ये था क्या आपका पाषाण काल। तो पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल की जो विशेषता थी क्या थी, मानव जीवन की, इसको हमने 3 भागों में फिर बांटा था पुरा पाषाण काल को। वो क्या था आपका, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, क्लियर है। निम्न पुरा पाषाण काल की अगर विशेषता देखें तो वहां पर मानव क्या था, होमो इरेक्टस मानव था, और इसको हमने चॉपर चॉपिंग एज कहा है, चॉपर चॉपिंग युग कहा। अगर हम मध्य पुरा पाषाण काल की विशेषता देखें तो यहाँ पर मनुष्य क्या बन चुका था, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बन गया था। अगर हम जो है उच्च पुरा पाषाण काल की विशेषता देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। एच.डी. सांकल्या ने इसे क्या कहा है, फलक संस्कृति कहा है। तो वहीं अगर हम पुरा पाषाण काल के मानव जीवन की बात करें तो मानव जीवन पूर्ण रूपेण क्या था, प्राकृतिक था। मनुष्य जो है शिकार पर निर्भर था और जंगलों से मिलने वाले कंदमूल पर क्या था, निर्भर था। मनुष्य खाना बदोश था। वहीं अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इसको हम संक्रमण काल भी कहते हैं इतिहास का, क्योंकि यहाँ पर मानव जीवन में क्या है, निरंतर हमको बहुत सारे बदलाव और विकास देखने को मिलते हैं। इस काल की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या होगी, आग की खोज। साथ ही पशुपालन का प्रारंभिक प्रमाण भी कहाँ से मिलता है हमको, मध्य पाषाण काल से मिलता है। तो वहीं अगर नवपाषाण काल की विशेषता देखें तो वहाँ पर क्या होगा, कृषि की खोज हुई, हिम युग पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है, जलवायु जीने योग्य बन चुकी थी, कृषि की खोज हुई, मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया, पहिए की खोज हुई, और उस पहिए के खोज के बाद मनुष्य क्या करने लगा, मृद भांडों का भी निर्माण करने लगा। तो मृद भांडों का विकास अर्थात मिट्टी के बर्तनों का विकास भी इस काल की विशेषता है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं कि इन सारे कालों के प्रमाण भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। भारत में ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो इन कालों से संबंधित हैं, इन कालों के इतिहास को दर्शाते हैं। तो भारत में इनकी अवस्थिति की हम बात कर लेते हैं। भारत में इनके अवस्थिति, सबसे पहले देखते हैं पुरा पाषाण काल। तो आपने देखा है कि इसको हमने 3 भागों में बांटा था। पहला था आपका निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। चलिए निम्न पुरा पाषाण काल के अगर हम स्पॉट की बात करें तो निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में, थार के रेगिस्तान में, जम्मू कश्मीर में, थार के रेगिस्तान में, थार के मरुस्थल में, और पंजाब की सोहन घाटी, पंजाब की सोहन वैली, सोहन घाटी। जम्मू कश्मीर, थार का रेगिस्तान और पंजाब की सोहन घाटी, ये प्रमुख स्थल हैं जो दिखाते हैं किसके, निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित। अगला है आपका क्या, मध्य पुरा पाषाण काल। इसमें आपका राजस्थान का डिडवाना, राजस्थान का डिडवाना जो कहाँ पर है, राजस्थान में, राजस्थान का डिडवाना। इसके अलावा जो सबसे प्रसिद्ध है वो है आपका भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं जो कि कहाँ पर हैं,
मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो डिडवाना जो कि कहाँ पर, राजस्थान में, भीमबेटका की गुफाएं जो कि कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली, यहाँ भी क्या मिले हैं, मध्य पुरा पाषाण काल के अवशेष या फिर प्रमाण मिले हैं। अगला है आपका उच्च पुरा पाषाण काल, इसका भी देख लेते हैं हम। उच्च पुरा पाषाण काल के जो प्रमाण मिले हैं कहाँ पर, देखिए ये चूंकि पुरा पाषाण काल की ही क्या है, विभाजन है वाला, तो लगभग सारे स्थल क्या है वही आएंगे। तो यहाँ भी क्या है, राजस्थान का डिडवाना, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं, यहाँ भी क्या मिले हैं, उच्च पुरा पाषाण काल के भी क्या मिले हैं, प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा मिर्जापुर, मिर्जापुर जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर जो कि कहाँ पर है, यूपी में। यहाँ पर है क्या आपका, बोलन घाटी, बोलन घाटी। देखिए सोहन घाटी कहाँ पर था आपका, पंजाब में, और बोलन घाटी कहाँ पर है आपका, मिर्जापुर में है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बोलन घाटी में किसके प्रमाण मिले हैं, उच्च पुरा पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, थार का रेगिस्तान और पंजाब की सोहन घाटी में क्या मिला है, निम्न पुरा पाषाण काल के प्रमाण। डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश रायसेन जिला, और नर्मदा वैली में क्या मिला है, मध्य पुरा पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। तो वहीं यही सेम तो होगा ही। इसके अलावा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के बोलन घाटी में किसके प्रमाण मिले हैं, उच्च पुरा पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगला देखिए, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है आपका मध्य पाषाण काल के स्पॉट। तो मध्य पाषाण काल में जो पहला है वो है आपका नागौर, नागौर ये है आपका राजस्थान में। और नागौर से क्या मिले हैं, तो नागौर से मिला है माइक्रोलिथ औजार, माइक्रोलिथ औजार। तो माइक्रोलिथ कहने का मतलब क्या है, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर। तो पत्थर के छोटे छोटे क्या मिले हैं, औजार मिले हैं, कहाँ से, राजस्थान के नागौर से। नागौर इतिहास के अलावा संविधान में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागौर ये जहाँ से पंचायती राज संस्थाएं सबसे पहले क्या हुई, बनी है, वहाँ पर लागू हुई थी। क्लियर है। चलिए, तो राजस्थान के नागौर से क्या हुआ है आपका, माइक्रोलिथ क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश का आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, यहाँ से पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। डोमेस्टिकेशन, पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। कहाँ से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। अगला देखिए लगनाज, अगला है लगनाज। लगनाज है आपका गुजरात में, और यहाँ से गुफा निवास के प्रमाण मिले हैं, गुफा निवास के प्रमाण। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि गुफा निवास के प्रमाण कहाँ से मिले, अगर ऑप्शन में रहता है कि आपका लगनाज, तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं। माइक्रोलिथ औजार कहाँ से मिले हैं, अगर ये पूछता है तो राजस्थान के नागौर से। और ये सारे स्पॉट किस काल से जुड़े हुए हैं, मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। अगला देखते हैं हम लोग नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल देखिए, पहला है आपका बुर्जहोम और गुफकराल, बुर्जहोम, बुर्जहोम और गुफकराल। ये बुर्जहोम और गुफकराल कहाँ पर है आपके, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। यहाँ से क्या प्रमाण मिले हैं, तो बुर्जहोम और गुफकराल से युग्म समाधान और पशु समाधान के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम और गुफकराल से युग्म समाधान और पशु समाधान के क्या मिले हैं, प्रमाण। युग्म समाधान मतलब दो लाशों को साथ में दफनाया जाना, और पशु समाधान कहने का मतलब क्या है, एक इंसान के साथ किसी जानवर को दफनाना। तो यहाँ पर क्या है, एक साथ दो कंकाल मिले हैं, या फिर एक साथ क्या हुआ, एक पशु का कंकाल, एक किसका कंकाल मिला है, इंसान का कंकाल। कहाँ से, बुर्जहोम और गुफकराल से। ये दोनों कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है मेहरगढ़। अगला स्पॉट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये वर्तमान पाकिस्तान में है।
मेहरगढ़ वर्तमान कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। यहाँ से स्थायी बस्ती के प्रमाण मिले हैं, स्थायी बस्ती या फिर स्थायी निवास के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा जौ की खेती के भी प्रमाण मिले हैं, जौ की खेती के प्रमाण। तो स्थायी बस्ती के प्रमाण और कृषि के क्या मिले हैं? यहाँ पर हमको साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो बुर्जहोम और गुपकराल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जहाँ से युग्म समाधान और पशु समाधान के प्रमाण मिले हैं। तो वहीं मेहरगढ़ पाकिस्तान से क्या मिला है? स्थायी बस्ती के प्रमाण मिले हैं और जौ की खेती के प्रमाण मिले, मतलब खेती के साक्ष्य मिले हैं, जो कहाँ पर है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। तो ये क्या है आपका? ये नवपाषाणकालीन प्रमुख स्थल है। इसके अलावा भी है नागार्जुनी कोंडा है, मस्की है, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछता है तो इन दोनों को पूछ सकता है, वो बुर्जहोम और गुफकराल को, जहाँ से युग्म समाधान, पशु समाधान, और मेहरगढ़ पाकिस्तान से स्थायी बस्ती और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और मध्य पाषाणकाल के तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपके। राजस्थान के नागौर से माइक्रोलिथ औजार मिले हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और लगनाज गुजरात से क्या मिले हैं? गुफा निवास के प्रमाण। तो इस तरह से क्या होता है आपका? यहाँ पर पाषाण काल क्या होता है? खत्म होता है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, पुरा पाषाण काल, मध्य और नव। पुरा पाषाण काल को हमने फिर से 3 भागों में बांटा था, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो इस काल की हमने पूरी विशेषता क्या कर ली? यहाँ पर पढ़ ली है, जिसका प्रयोग आप क्या कर सकते हैं? प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी कर सकते हैं, तथ्यों के संकलन करके, और साथ ही इसको आप मुख्य परीक्षा में भी क्या कर सकते हैं? इसके लिए नोट्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, वो है ताम्रपाषाण काल। हमारा अगला टॉपिक है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। अब देखिए ताम्रपाषाण काल मतलब क्या होगा? ताम्र और पाषाण। ताम्र मतलब होता है तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। मतलब इस काल के लोगों को पत्थर और तांबे का क्या था? ज्ञान था, और ये दोनों को मिलाकर क्या करते थे? औजार बनाते थे। क्लियर है? चलिए तो देखिए ताम्रपाषाण काल के अगर हम कालक्रम की बात करें तो ये चलता है आपका 4000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अब देखिए 500 ईसा पूर्व तक इस काल में पत्थर और तांबे दोनों का ज्ञान था लोगों को। तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की अगर हम बात करें तो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति को, इस काल के कल्चर को तीन भागों में हम बांटकर पढ़ सकते हैं। 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला होता है सिंधु घाटी के पहले की संस्कृति, दूसरा होता है सिंधु घाटी के साथ की संस्कृति, इंडस वैली के साथ, और तीसरा है इंडस वैली या सिंधु घाटी के बाद की संस्कृति, सिंधु घाटी के बाद की संस्कृति। तो अगर हम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की बात करें तो इस काल की संस्कृति को हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ा है। पहला है सिंधु घाटी के पहले की संस्कृति, मतलब इसके पहले भी क्या था? ताम्रपाषाण काल एग्जिस्ट करता था, सिंधु घाटी के साथ भी एग्जिस्ट कर रहा था, और सिंधु घाटी खत्म होने के बाद भी क्या था? ताम्रपाषाण काल के संस्कृति के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल एक है आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो स्पॉट है, कालीबंगा, हालांकि इसको हम कहाँ पर पढ़ते हैं? ज़्यादातर इंडस वैली में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं। लेकिन कालीबंगा जो है, इस कालीबंगा में तीनों संस्कृति के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। मतलब सिंधु घाटी के पहले वाला भी दिखता है कालीबंगा हमको, सिंधु घाटी के साथ वाला भी कालीबंगा हम पढ़ते हैं, और सिंधु घाटी के बाद भी कालीबंगा क्या था? एग्जिस्ट करता था। तो कालीबंगा का ऐसा है जहाँ पर ये तीनों क्या है? साथ साथ दिखती हैं। क्लियर है? अब देखिए अगर हम बात करें कुछ संस्कृतियों की, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हम सिंधु घाटी के साथ वाली संस्कृतियों की बात करें, सिंधु घाटी के साथ वाली जो संस्कृतियां हैं वो क्या क्या हैं आपकी?
आहार, कायथा और मालवा। आहार, कायथा और मालवा, ये ज़्यादातर कहाँ पर है? ये सारे स्पॉट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इन संस्कृतियों के स्पॉट देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश और कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगर हम सिंधु घाटी के बाद की संस्कृतियों पर चर्चा करें तो उसमें आता है मालवा, एरण और जोरवे। मालवा, एरण और जोरवे। मालवा, एरण और जोरवे, ये संस्कृतियाँ कैसी हैं? ये जो हैं आपकी सिंधु घाटी के बाद की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं। और ये इन संस्कृतियों के जो स्पॉट हैं वो अधिकतर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में इन संस्कृतियों के प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। इन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन इनको हम कब पढ़ेंगे? इनको हम अगले लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने प्राक ऐतिहासिक काल पर चर्चा किया, और प्राक ऐतिहासिक काल का जो एग्जाम्पल था क्या आपका? पाषाण काल। इस पाषाण काल पर हमने क्या किया? चर्चा किया। और हमने जो है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ भी क्या हैं, कुछ कुछ जानने का प्रयास किया। इन पर हम विस्तार पूर्वक और चर्चा करेंगे, संस्कृतियाँ क्या होती हैं, इन संस्कृतियों की विशेषताएँ क्या होती हैं, लेकिन ये सब कहाँ पर देखेंगे? हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। तो अगली लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ देखेंगे, और साथ ही क्या देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।